दोस्तों नमस्कार। मोदी सत्ता के 2 साल पूरे होने के बाद अब लोगों के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर बचे हुए 3 सालों में सरकार को ऐसे कौन से काम करने हैं जिसके लिए 2/3 बहुमत जुटाना जरूरी हो गया है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी सत्ता को इस देश की जनता ने 2019 में अपने गठबंधन के साथ 2/3 के करीब बहुमत सौंपा था, उस वक्त कौन ऐसा काम बाकी रह गया जो सरकार अब करना चाहती है। कई सारे सवाल लोगों के मन में एक साथ उठ रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि क्या जो लोकसभा की सीटों को बढ़ाने वाला विधेयक अप्रैल महीने में 2/3 बहुमत के अभाव में और विपक्षी इंडिया गठबंधन की एकजुटता के कारण गिर गया था, अगले मॉनसून सत्र में सरकार उसे पारित कराने के लिए दलों में तोड़फोड़ कराने का खेल तो नहीं कर रही है। क्योंकि एक तरफ टीएमसी में करीब करीब साफ हो चुका है कि पार्टी टूट चुकी है। नंबर की बात आ रही है, किसी के मुताबिक 12 एमपी हैं तो किसी के मुताबिक 15 एमपी हैं तो किसी के मुताबिक 20 एमपी हैं। लेकिन 2/3 की संख्या भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के भीतर से हासिल कर लेगी, यह बात अब करीब करीब सत्य जान पड़ती है। सवाल यह है कि 2 सालों में नरेंद्र मोदी सत्ता ने जो चाहा वो किया। नीतीश नायडू के बूते जुटाई गई बहुमत के सहारे बहुत कुछ किया जो सत्ता अपने एजेंडे के लिए करना चाहती थी, भले ही उसका फायदा देश को नहीं हुआ हो। लेकिन अब अप्रैल महीने में जो झटका मोदी सरकार को लोकसभा में लगा, उस झटके से उबरने के लिए और लोकसभा की सीटों की संख्या को 800 पार ले जाने की तैयारी तो नहीं है। कई सारे सवाल मौजूदा दौर में जो खेल चल रहा है उसे देखते हुए लाजमी हो उठता है। एक तरफ संजय राउत शरद पवार को यह संदेश दे रहे हैं कि वो अपने गुट वाले एनसीपी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर लें। आखिर ऐसा कहने के पीछे मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो टीएमसी का हाल हो रहा है वही हाल उनकी पार्टी का ना हो जाए। नीतीश कुमार की पार्टी एक तरह से बीजेपी की बी टीम बन चुकी है, ये कहने में कोई दो राय नहीं है। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को कब तक एकजुट रख पाएंगे, ये सवाल बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच 22 सांसदों का जुगाड़ एनडीए जिस उम्मीद में बैठा है कि उस राज्य से हो जाएगा जिस राज्य से लोकसभा में सीटों को संख्या बढ़ाने वाले विधेयक के विरोध में स्वर उठना शुरू हुआ, तो उस राज्य से डीएमके, जो अब कम से कम घोषित तौर पर ही सही राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उस परिस्थिति में क्या डीएमके भी मोदी सरकार की भाषा बोलना शुरू कर देगा? जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं और जयराम रमेश का जरा एक ट्वीट आप देखिए। साफ साफ वो कह रहे हैं कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री क्यों लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करना चाहते हैं। और वो साफ साफ ये भी कह रहे हैं, जरा आखिरी लाइन पर गौर कीजिए, साफ साफ कह रहे हैं कि इस मंसूबे को देश की लोकतांत्रिक ताकतें सफल नहीं होने देंगी। कौन सा मंसूबा? वही मंसूबा जो अप्रैल में परिसीमन को के बहाने लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक पर सरकार को मुंह की खानी जहां पड़ी थी, वहां से आगे बढ़कर जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में उसी विधेयक को नए स्वरूप में लेकर आया जाए। लेकिन सरकार अभी ये करना क्यों चाहती है? एक तरफ जनगणना चल रही है, जनगणना का काम 2027 के आखिर में जाकर के लोगों को डेटा मिलेगा कि जनगणना का आंकड़ा क्या हुआ। जून जुलाई के पहले तो बहुत तेजी भी की जाए तब भी नहीं मिलेगा। बिना जनगणना के अगला परिसीमन आयोग गठित नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले परिसीमन आयोग के वक्त की जो सिफारिशें हैं जिसे संसद और राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, उन सिफारिशों में यह कहा गया है कि अगला परिसीमन आयोग 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना पर बनेगा। अब 2021 में जनगणना हुई नहीं, अगर हुई होती तो 2031 की जनगणना 2026 के बाद की पहली जनगणना होती। लेकिन 2031 की जनगणना की बजाय 21 की जनगणना को ही 26 तक टाल देना और फिर 27 में जनगणना को पूरा करवाना, यह साफ साफ दिखा रहा था कि एजेंडा सिर्फ और सिर्फ परिसीमन के बहाने सीटों की संख्या बढ़ाना है। कभी महिला आरक्षण का दांव तो कभी और दांव, कभी हर राज्य में 50% सीधे बढ़ा दिया जाना। ये सारे सवाल एक साथ खड़े किए गए और सत्ता की तरफ से ऐसे लॉलीपॉप भी विपक्ष को दिए गए थे। लेकिन विपक्ष ने इस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया, और जब विपक्ष ने इस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया, फिर सत्ता क्या करती? सत्ता वही कर रही है जो मौजूदा दौर में लोकतंत्र की रवायत बनता जा रहा।
पार्टियां तोड़ो, विपक्ष को खत्म करो, आवाज उठाने वाले लोगों को एंटी नेशनल साबित करने की कोशिश करो और जनता के बीच जाकर उन्हें विलेन बनाने की कवायद को और तेज करो। यही सिस्टम चल रहा है। गुजरात के अंदर आप देखें, किधर है विपक्ष, कहां है विपक्ष। मोदी राज में विपक्ष को गुजरात के अंदर से कैसे खत्म किया गया बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उठने वाली आवाजों को कैसे कुंद किया गया, ये संजय जोशी से लेकर तमाम दूसरे नेता किस तरह से किनारे लगा दिए गए, ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन इसी दौर में सत्ता ने स्थापित नेताओं को हटाकर कम से कम अपनी पार्टी के भीतर रबर स्टाम्प टाइप मुख्यमंत्रियों को बिठाना शुरू किया। पहली बार के विधायक को भी मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन्हें कोई जानता तक नहीं था, प्रदेश में नहीं जानता था, शायद उनके जिले में भी नहीं जानता था। लेकिन बीजेपी में मौजूदा दौर में ये सब कुछ हुआ, और जब ये सब कुछ हुआ, इसी दौर में मोदी सत्ता को बहुमत भले ही नहीं मिला, लेकिन नवीन पटनायक का विकेट गिर गया। एक मजबूत क्षेत्रीय छत्रप वाला राज्य भारतीय जनता पार्टी के हवाले हो गया। 21 लोकसभा सीटें वहां से आती है। बीजेपी वहां मजबूती से अपने पैर जमाने में कामयाब हो गई। फिर उसके बाद दूसरा किला महाराष्ट्र का गिराया गया। महाराष्ट्र का किला पहले ही गिराया गया था गुवाहाटी मॉडल के सहारे, लेकिन महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों को कुंद करने की कोशिशें लोकसभा चुनाव में मात खाने के बाद शुरू हुई। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी निपटाने के बावजूद जनता उनके पक्ष में इंडिया अलायंस के साथ खड़ी नजर आई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव आने तक मंजर बदल गया। एक ऐसा मंजर बदला जिसे राहुल गांधी वोट चोरी कहते हैं। लेकिन यही कथित वोट चोरी की प्रक्रिया बिहार होते हुए बंगाल तक भी पहुंची, और जब बंगाल तक पहुंची तो 27 लाख वोटर वोट नहीं दे पाए। न्यायालय का भी रुख किया, बावजूद इसके 27 लाख वोटरों के वोटिंग राइट्स को तात्कालिक तौर पर सस्पेंड करते हुए, निलंबित रखते हुए बंगाल की विधानसभा का चुनाव कराया गया, और वहां भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण सत्ता में आने में कामयाब। बिहार में नीतीश कुमार गद्दी छोड़ चुके थे, भाजपा को सत्ता सौंप चुके थे, भाजपा को बैठे ठाले बिहार मिल गया। लेकिन बंगाल जिस तरह की कवायद के सहारे मिला, उससे ज्यादा बड़ी कवायद अब चल रही है। अब जो कवायद बंगाल में चल रही है वो साफ है, दिल्ली को 293 के नंबर को 362 तक ले जाना है। और जब दिल्ली को 293 के नंबर को 362 तक यानी 2/3 बहुमत तक ले जाना है, उसमें कहां कहां से जुगाड़ किया जा रहा है और वो जुगाड़ क्यों किया जा रहा है और कौन कौन से एजेंडे हैं, इन दोनों परिस्थितियों को जरा देखिए तो 2/3 की संख्या यानी 29 में 20 सांसदों की संख्या टीएमसी से जुटाने की कोशिश है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियों में सेंधमारी की कोशिश है। डीएमके को अपने पाले में लाने की कोशिश है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को, 4 सांसदों वाली पार्टी को अपने पाले में खड़ा करने की कोशिश है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने यदि अपने पक्ष में सत्ता का रुख नहीं मोड़ा, उत्तर प्रदेश के जनमत को अपने पक्ष में नहीं किया, तो उत्तर प्रदेश में भी वही खेल देखने को मिल सकता है जो आज बंगाल में हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव तक दिल्ली इंतजार नहीं करना चाहती, गुजरात लॉबी इंतजार नहीं करना चाहती। ये दोनों की क्या इंतजार करना चाहते हैं? ये दोनों सिर्फ यही चाहते हैं कि आज की तारीख में बैसाखियों से के सहारे चल रही सत्ता में एक ऐसी परिस्थिति बनाई जाए जिसमें बहुमत का आंकड़ा 400 सीटों से ऊपर का बने। सामान्य बहुमत का आंकड़ा मतलब लोकसभा की सीटों का आंकड़ा 543 से बढ़ाकर 815 या 816 तक, 1.5 गुने तक पहुंचा दिया जाए, और उस परिस्थिति में बहुमत का आंकड़ा 410 सीटों के आसपास बनेगा। वो परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और चाहती थी तभी वो बिल लेकर आई। सवाल यह है कि आज की तारीख में लोकसभा के अंदर 543 एमपी चुने जाते हैं, राज्यसभा के अंदर चुने जाने वाले और मनोनीत सांसदों की संख्या मिलाकर 245 है। तो कहने का मतलब साफ है कि ये 788 एमपी, लगभग 800 एमपी यदि देश का भला नहीं कर पा रहे तो क्या वाकई 1200 एमपी देश का भला कर देंगे? और 800 सांसदों से, 800 एमपी से ये सरकार काम क्या ले रही है? सिवाय बटन दबाने के, सिवाय पार्टी विप की लाइन पर चलते हुए जिंदाबाद के नारे लगाने के, और सिवाय जो दिल्ली की सत्ता चाहती है, जो पीएमओ चाहता है, उस पर आंख मूंद कर मुहर लगाने के। दिल्ली चाहती क्या है? दिल्ली सांसदों को रबर स्टैंप से ज्यादा नहीं समझती।
कम से कम मौजूदा दौर में रबर स्टाम्प से ज्यादा समझने की स्थिति मौजूदा सत्ता की नहीं है। विपक्ष के सांसद रबर स्टाम्प बन नहीं रहे, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, और जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई या जांच एजेंसियों का कोई भी चक्कर दिखाई दे रहा है, वो सीधे सीधे वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए जा रहे हैं। जहां 2/3 हो जा रहा है वहां सीधे चले जा रहे हैं, जहां 2/3 नहीं हो रहा वहां सदन से इस्तीफा देकर भी दल बदल की एक प्रक्रिया है, उसे भी पूरा कराने से मौजूदा सत्ता गुरेज करेगी। गुंजाइश तो इसकी लगती नहीं है। लेकिन गुंजाइश लगती किसकी है? एक ऐसे दौर में जब देश की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब है कि जून महीने में, कल तक यानी 11 जून तक, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने शेयर मार्केट से 61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिए। अभी 19 दिन बाकी है। अभी बचे हुए 2/3 जून महीने में क्या होगा? क्या यह आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ को पार कर जाएगा? मार्च महीने में भी 1,17 करोड़ 1.17 लाख करोड़ रुपए एफपीआई के लोगों ने स्टॉक मार्केट से निकाल लिए थे। ज्यादातर आईटी फर्म के पैसे हैं, शेयर हैं, जो निकाले जा रहे हैं, जो बेचे जा रहे हैं। सवाल यह है कि विदेशी निवेशकों का देश के अंदर भरोसा हिला हुआ है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। मंदी और महंगाई दोनों एक साथ असर करती हुई जा रही है। रिजर्व बैंक कई तरह के प्रस्ताव दुनिया भर के निवेशकों के सामने रख रहा है कि सरकारी बॉन्ड अगर कोई एफआईआई खरीदेंगे, विदेशी संस्थागत निवेशक खरीदेंगे, तो उन पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का एक छोटा सा झटका भी हमारी अर्थव्यवस्था झेलने की स्थिति में नहीं है। हालत यह हो गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में 3 भारतीय सदस्य जो नेवी के हैं, जो उधर से सामान लाने वाले जहाजों पर कहीं ना कहीं काम करते हैं, तेल लाते हैं, क्रूड ऑयल लाते हैं, गैस लाते हैं, दूसरी चीजें लाते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपना योगदान करते हैं। उनमें से 3 भारतीयों की मृत्यु की खबरें समाचार पत्रों में चल रही है। सवाल यह है कि उस पर अमेरिका के साथ सीधे सीधे सवाल पूछने की कोशिश न तो जयशंकर कर रहे हैं, न ही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारत का विदेश मंत्रालय और भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय अमेरिका से सवाल नहीं पूछता। यही मौजूदा रवायत है। मौजूदा रवायत यह भी है, भारत अगर रूस से तेल खरीदेगा तो अमेरिका का वीटो लगेगा और दिल्ली उसे मान लेगी। भारत अगर ईरान से तेल खरीदना चाहे, वीटो अमेरिका का आएगा, दिल्ली उसे मान लेगी। और फिर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, जिसे ओपन मार्केट कहते हैं, जिस पर सीधे सीधे अमेरिका का प्रभुत्व है, और आज के दौर में कहें तो वेनेजुएला के तेल को बेचने के लिए अमेरिका जिस तरह से बाजार तैयार कर रहा है, उस बाजार के सामने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व नतमस्तक होकर यदि खड़े होने की स्थिति में है, तो उस परिस्थिति में सांसदों की संख्या बढ़ाकर क्या नैरेटिव बदला जा सकता है? क्योंकि जनता ये सवाल तो उठाएगी कि जनता के, टैक्स पेयर के पैसे पर जब 788 सांसद कम पड़ रहे हैं, क्या उन सांसदों से सरकार ने काम क्या लिया? फिर 1200 से 1300 सांसद यदि टैक्स पेयर के पैसे पर पलने की नौबत आए तो उनका बोझ कौन उठाएगा? दिल्ली में इतने बंगले बनेंगे, इतनी सुविधाएं सांसदों को दी जाएगी, ये तमाम कोशिशें हैं। बहुमत सत्ता के पास है, गठबंधन के सहारे है, सरकार चलाने में कंफर्टेबल स्थिति नहीं है। 240 वाली भाजपा खुद को कंफर्टेबल नहीं मान रही। जरा सोचिए, 145 सीटों वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की, यूपीए 1 सरकार, कांग्रेस के पास महज 145 सीटें थी। कैसे 5 साल यूपीए 1 ने निकाले? कैसे पूरी दुनिया में लेहमन ब्रदर्स के बाद जो आर्थिक मंदी आई उसका मुकाबला सफलतापूर्वक किया? कैसे मनरेगा से लेकर 6 पे कमीशन तक और इस देश में मैन्युफैक्चरिंग को भी बूम कराने की कोशिशें तक करती हुई नजर आई? और कैसे भारत निर्माण के प्रोजेक्ट को अंजाम दिया? थोड़ा और पीछे जाकर देखें, महज 182 सांसदों के सहारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे 6 साल 2 महीने सरकार चलाई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर 4 लेन हाईवे तक कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी सरकार के बूते बनाए? और उसी सरकार के बूते सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को बंद करने जैसा साहसिक फैसला, और साहसिक लेकिन विवादित फैसला भी लिया। कैसे लिया? कमजोर सरकार कैसे कहा जाए गठबंधन सरकारों को? लेकिन यह सरकार मोदी की सरकार है। एक ऐसी सरकार जो 2 दिनों पहले बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री, जो मौजूदा दौर में बीजेपी की परिभाषा है, बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री
एक कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा बड़ा कार्यकाल हो जाने पर जश्न मनाते हुए नजर आई। वो सरकार शायद ये भूल गई कि उपलब्धियों के आईने में यदि सरकार के कामकाज को कसने की कोशिश की जाए तो 282 वाली सरकार जो 5 साल 14 से 19 चली, 200 303 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी जिसको अलायंस के साथ 353 सीटें थी, वो सरकार जो 19 से 24 चली, आखिर उन 10 सालों में बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी को दिया क्या? ये सवाल बड़ा है कि आखिर आम आदमी की जेब में कितने पैसे आए, आम आदमी की आर्थिक सेहत और तरक्की की रफ्तार कितनी तेजी से आगे बढ़ी। ये सवाल यदि मौजूदा सरकार की उपलब्धियों को इस आधार पर कसने की कोशिश की जाए तो फिर 2/3 बहुमत का आंकड़ा जनहित के लिए जुटाने की कोशिशें हैं, ये आमतौर पर गले उतरता नहीं। तो आखिर गले किसके क्या उतर रहा है? आज की तारीख में गले सिर्फ यही उतर रहा है कि जो संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था, एक अकेला सब पर भारी। एक अकेला कितनों पर भारी? तो क्या एक अकेले को अब बहुत सारे दूसरे लोगों की जरूरत पड़ रही? और क्या देश के अंदर जो जेनजी का बदला हुआ मिजाज है, कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्रयोग से सरकार दिल्ली से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में घबराती हुई नजर आ रही है कि कहीं नेपाल की तरह जेनजी खड़ा हो गया, कहीं तमिलनाडु में जिस तरह से टीवी के विजय को लेकर जेनजी सामने आ गया, वो स्थिति भारत के अंदर जेनजी की तो नहीं बन रही है। क्योंकि आज जेनजी के सामने काम के लिए अवसरों की कमी है। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड और सबसे बड़ी नौजवान आबादी भारत के पास होने के बावजूद उसके पास काम की कमी है। और जब काम की कमी है तब सवाल उठता है कि इतने बड़े वर्कफोर्स का इस्तेमाल कैसे करेगी सरकार? सांप्रदायिकता का नैरेटिव किसी बड़े वर्कफोर्स का इस्तेमाल करने के लिए बहुत मुफीद जगह नहीं होती। ट्रोल के सहारे ट्रोलर, सोशल मीडिया में ट्रोलर्स की भीड़ इकट्ठा करके भी लंबे समय तक लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता। और जरा इनसे आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें तो 5 किलो राशन वाली व्यवस्था भी अब वोट जुटाऊ स्कीम की तरह दिखाई नहीं दे रही। तभी उत्तर प्रदेश हिल रहा है। सामाजिक न्याय और पीडीए का मुद्दा वंचित समाज को चुनावी हिंदुत्व से ज्यादा गहरा असर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और तभी राहुल गांधी के सामाजिक न्याय का एजेंडा अब बिहार के बाद जब उत्तर प्रदेश पहुंचता दिख रहा है, तब ये साफ हो चला है कि अखिलेश यादव के लिए चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि इस चुनाव के साथ साथ जेनजी के सवाल, किसानों के सवाल, सरकारी कर्मचारियों के सवाल, सामाजिक न्याय के सवाल और इन सब से आगे बढ़कर संविधान बचाओ का जो मुद्दा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के वक्त बड़े तबके के बीच नीचे तक उतर गया था, उस तबके को आज की तारीख में चुनावी हिंदुत्व के आसरे कोई उम्मीद दिखाई दे रही? स्वाभाविक है कि अगर दिखाई दे रही होती तो योगी आदित्यनाथ से लेकर नरेंद्र मोदी तक और अमित शाह से लेकर नितिन नवीन तक पूरी भारतीय जनता पार्टी के माथे पर सिकन नहीं होती, खासकर तब जब पूरा पूर्वी भारत झारखंड के अपवाद को छोड़ दे तो उसके हाथ में आ चुका है। बिहार नीतीश कुमार से ले लिया गया, बंगाल ममता बनर्जी से ले लिया गया, उड़ीसा नवीन पटनायक से ले लिया गया। 103 लोकसभा सीटों वाला राज्य बीजेपी के सीधे नियंत्रण में आ जाने के बाद 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की अहमियत अब भी बहुत ज्यादा है। लिहाजा अलग अलग जगह से उठने वाले स्थानीय आंदोलनों को लेकर सत्ता घबराती दिख रही है और इसी घबराहट से बचने के लिए सीट बढ़ाकर रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागीदारी देने का नैरेटिव सेट कर तमाम दूसरे मुद्दों को हवा कर देने की जो कोशिशें हैं, कहीं इसी को लेकर 2/3 बहुमत को का जुगाड़ की कोशिशें तो नहीं हो रही है। 70 के करीब सांसद चाहिए। मामला आसान भी नहीं है, लेकिन मामला ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। सवाल यह है कि इस आसान और मुश्किल के बीच में उत्तर प्रदेश का गणित न बिगड़ जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के आसरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता के सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है और वो चुनौती अंतर्राष्ट्रीय है, वो चुनौती आर्थिक है, वो चुनौती इस देश के अंदर रोजगार की है और वो चुनौती भारत के अंदर उस नैरेटिव के फेल कर जाने की है जिस नैरेटिव में नेता को देश से बड़ा दिखाने, नेता को सिस्टम से बड़ा दिखाने,
और नेता को देवता के अवतार तक दिखाने की जो कवायद है, उस कवायद को जनता अब बहुत ज्यादा तवज्जो दे नहीं रही है। लेकिन सवाल यह है कि जनता तवज्जो किसे दे रही है? राहुल गांधी को दे रही है या इंडिया गठबंधन को दे रही है? अखिलेश यादव को दे रही है या पूरे विपक्ष को दे रही है? तवज्जो का खेल क्या वाकई मशीनों में जाते जाते बदल जाता है? क्योंकि 4000 के करीब मशीनें जल जाने या कथित तौर पर विपक्ष के आरोपों की माने तो जला दिए जाने के पीछे क्या खेल है? बंगाल से जो तस्वीरें आई है कि करीब 4000 के करीब मशीनें जल कर राख हो गई। आखिर उन मशीनों में कौन सा वोटिंग का डेटा था जिस डेटा को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है? और क्या वाकई ये एक एक्सीडेंट था या वाकई इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? डेमोक्रेसी ये सवाल पूछती है, लेकिन इन सवालों का अस्तित्व क्या मौजूदा दौर में नक्कार खाने की तूती से कहीं ज्यादा असर रखता है? फिलहाल तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि यदि दिखाई देता तो मीनाक्षी नटराजन से लेकर परिमल नाथवानी तक का सवाल आम लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ता और कहीं ना कहीं न्यायपालिका के प्रति जो लोगों का भरोसा पहले अटूट था, क्या आज भी वो अटूट है? विपक्ष के लोगों की निराशा क्या जनता की निराशा में बदल रही है? थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत सारी परिस्थितियां सामने आएंगी और उन परिस्थितियों के आईने में यह बात भी साफ हो जाएगी कि आखिर जुलाई के पहले 2/3 बहुमत तक पहुंचने की जो कोशिश है, उसके पीछे का असली मकसद लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को फिर से लाकर फिर से इसी सदन में उसे पास कराना है, या सरकार कहीं ना कहीं जेएनजी के गुस्से और किसानों के गुस्से को देखते हुए, समाज के अलग अलग वर्ग के गुस्से को देखते हुए इसी मुद्दे पर चुनाव में नहीं जाना चाहती? अगर वाकई सरकार को लगता है कि वो चुनाव में जा सकती है, इंदिरा गांधी भी चली गई थी 1971 में, 3 साल 4 महीने तक सरकार चलाने के बाद 1970 में लोकसभा को भंग कर दिया था। गरीबी हटाओ के नारे के साथ चली गई थी और उस नारे के लिए उनके पक्ष में उपलब्धियां थी, 2 उपलब्धियां, बड़ी उपलब्धियां, बैंकों का नेशनलाइजेशन और राजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति। और ये दोनों उपलब्धियां कम से कम गरीबी हटी या नहीं हटी, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा लगाने या भरोसा जगाने के लिए काफी थी, पर्याप्त थी। आज की तारीख में क्या सरकार के पास वो नैरेटिव सेट करने का मादा भी नहीं बचा है? सदन में सीटों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर क्यों नहीं ये सरकार मध्यावधि चुनाव ही कराकर देख लेती है कि हाँ भाई, हमें 2/3 बहुमत दे दीजिए, हम लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। लेकिन शायद सरकार को यह पता है कि जनता सवाल पूछेगी कि सांसदों की भीड़ बढ़ाने की जरूरत क्या है, और वो सवाल जनता पूछे इसके ठीक पहले वो सीटों की संख्या को बढ़ा देना चाहते हैं। यही असल खेल है और इसी खेल के इर्द गिर्द पार्टी तोड़ो अभियान बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। कुछ लोग तो कांग्रेस तक के टूटने की बातें कर रहे हैं। देखते हैं कौन टूटता है, दल टूटता है या दिल टूटता है? सयोनी घोष की पार्टी टूटती है या सुप्रिया सूले की पार्टी टूटती है? थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।